दोस्तों नमस्कार। आज काफ़ी दिन बाद आपके समक्ष एक वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ और इस वीडियो में हम हिटलर के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। उसका बचपन बहुत ही अभाव में बीता, गरीबी में बीता और उसका किशोरावस्था भी अभाव और गरीबी में ही बीता। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह सेना में भर्ती हुआ एक सैनिक के रूप में और प्रथम विश्व युद्ध के जो परिणाम हुए उसमें विशेष रूप से वर्साई की संधि उसका उसके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। वह काफ़ी आहत हुआ और उसके मन में कहीं न कहीं वर्साई की संधि में जर्मनी का जो अपमान हुआ उसके बदला लेने की बात, उस प्रतिशोध की बात उसके दिमाग में कहीं न कहीं घर कर गई। अब 1919 के दौरान उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटा सा समूह था, उसने उसकी सदस्यता ग्रहण की और संगठन पर धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित कर लिया। बाद में वह संगठन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाने लगा, जिसे हम प्रचलित रूप में नाज़ी पार्टी या नाज़ी पार्टी कहते हैं। 1923 के दौरान उसके द्वारा एक बड़ा दुस्साहसिक कदम उठाया गया। उसने बर्लिन पे चढ़ाई करके सत्ता को हथियाने का, सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला और बाद में उसे रिहा कर दिया गया। अगर हम संपूर्ण घटनाक्रम को देखें तो 1930 आते आते उसकी पार्टी का या उसका कोई ऐसा जर्मनी में कोई जनाधार था नहीं, कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं था। लेकिन उसी दौरान 1929 की जो वैश्विक महामंदी थी और जहां संपूर्ण विश्व एक असमंजस में, एक संकट के दौर से गुजर रहा था, उस महामंदी ने, उस वैश्विक मंदी ने उसे ऑक्सीजन देने का काम किया। मध्यम वर्ग अपनी लाचारी, अपनी भूखमरी से परेशान था, अपने जीवन की अनिश्चितताओं से परेशान था। मजदूर वर्ग कल कारखाने बंद होने से उसके समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया था। तो ऐसे में उसने उन समस्याओं को भुनाने का प्रयास किया और उसमें उसे काफ़ी हद तक सफलता मिली। 1929 में जहां उसकी पार्टी को महज 2.6% वोट प्राप्त हुए थे, 1932 आते आते उसकी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी हो गई और उसे 37% वोट मिले। हिटलर एक प्रभावशाली वक्ता था। उसका जो बात करने का तरीका था बड़ा ओजपूर्ण था, बड़ा लच्छेदार था। दुष्प्रचार पे उसका अटूट विश्वास था। अपने दुष्प्रचार के द्वारा वह लोगों को एक बेहतर भविष्य दिखाता था, सपने दिखाता था, लोग उस पर विश्वास भी कर लेते थे। उसके भाषण के जो मुख्य अंश होते थे उसमें वह जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र स्थापित करने की बात करता था, वर्साई की संधि का प्रतिशोध लेने की बात करता था, जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने की बात करता था, नौजवानों को बेहतर भविष्य देना, रोजगार देना और देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त करने की बात करता था और साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए
बात करना, तो ये उसके भाषण के प्रमुख अंश होते थे। और जनता किसी भी देश की हो, ये सब बातें सुनेंगी तो किसे बुरा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। तो जर्मनी को भी अच्छा लग रहा था, वहाँ के लोगों को भी अच्छा लग रहा था। जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वह आडंबर, बड़ी बड़ी रैलियाँ, बड़े बड़े जो है प्रदर्शन, ये सब का सहारा लेता था। उसका ये मानना था कि बड़ी रैलियाँ, बड़े प्रदर्शन, बड़ी सभाएं ये करने से बाकी लोगों को ये लगेगा कि हम एक विशाल जनसमूह में हैं और संगठित हैं। और इसमें उसे सफलता भी मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 30 जनवरी 1933 ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद संभालने का निमंत्रण दिया। और चांसलर का पद मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली पद होता है। जैसे ही उसने सत्ता प्राप्त किया तो उसका जो पहला प्रयास था वो ये था कि लोकतांत्रिक शासन की जो संरचना है और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको भंग कर दिया जाए, उस पर प्रहार किया जाए। क्योंकि तानाशाह कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, वो अपने समक्ष सवाल पूछने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह बम से नहीं डरेगा, लेकिन वह प्रश्न से अवश्य डरेगा, क्योंकि प्रश्न का उत्तर तो उसे देना होता है और बम से तो सेनाएं लड़ती हैं। इसी बीच फरवरी के महीने में संसद में एक रहस्यमयी ढंग से अग्निकांड होता है। और उस अग्निकांड ने हिटलर को एक मौका दिया विपक्षियों को ठिकाने लगाने का, और तमाम विपक्ष के लोग जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए। 28 फरवरी 1933 को एक अग्नि अध्यादेश लाया गया, जिसे हम फायर डिक्री कहते हैं। इसके जरिए प्रेस की आज़ादी, अभिव्यक्ति, सभा करने की आज़ादी, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इनको निलंबित कर दिया गया। यद्यपि इन मूल्यों का जर्मनी में अपना एक विशेष महत्व था, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया, इसे प्रतिबंध लगा दिया गया इस पे। अब हिटलर के जो मुख्य शत्रु थे वो कम्युनिस्ट थे, तो अपने शत्रुओं को ठिकाने लगाने का भी उन्होंने भरपूर काम किया। उनको गिरफ्तार किया, गुप्त स्थानों पर ले गए, यातना देने के लिए यातना गृह बनाए गए थे। और यह भी ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने किसी एक वर्ग विशेष को टारगेट नहीं किया, उन्होंने लगभग 52 किस्म के लोगों को अपने निशाने पर लिया, उनका दमन किया। 3 मार्च 1933 को एक विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा जर्मनी में बाकायदा तानाशाही को स्थापित की गई। और नाजी पार्टी के अतिरिक्त अन्य दलों के जो राजनीतिक पार्टियां थी, जो ट्रेड यूनियन थे, जो या जो अन्य संगठन थे, उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका, इन सब पे राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। पूरे समाज को अपने हिसाब से चलाने के लिए, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पुलिस का, गुप्तचर का, सेना का या अन्य जो आर्म्ड फोर्स थे उनका सहारा लिया गया। इन पुलिस बलों को
असीमित असंवैधानिक अधिकार दिए गए। किसी को गिरफ्तार कर लेना, बिना बताए किसी को उठा लेना, किसी को भी यातना गृह में भेज दीजिए, बिना मुकदमा चलाए किसी को कुछ भी दंड दे दीजिए, किसी को कानूनी कार्रवाई के बिना देश निकाला दे दीजिए। तो इस प्रकार हम देखेंगे हिटलर ने संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से पहले सत्ता को प्राप्त किया, फिर सत्ता का उपयोग करके संवैधानिक तंत्रों का विनाश किया, उनको नष्ट किया, और धीरे धीरे जितने भी महत्वपूर्ण तत्व होते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए उस पर कब्जा किया, और फाइनली उसने समाज पे भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसका प्रभाव क्या हुआ, इस पर किसी अन्य दिन किसी अन्य वीडियो में इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। इस सारे तथ्य एनसीईआरटी से लिए गए हैं, इसमें हवाई कुछ नहीं है, क्लास 9th की बुक है। ये समस्या है कि किताब पढ़ने में लोगों की रुचि शायद कम हो गई है, तो ऐसे में बीच बीच में कुछ बिंदुओं को ढूंढ के निकाला जाता है, उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। उम्मीद है आप इसे देखेंगे। नमस्कार।